नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 49 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है विरियल थ्योरम। यानी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि विरियल थ्योरम क्या होती है और किस तरह से हम विरियल थ्योरम के एक्सप्रेशन तक पहुंचते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास कोई एक सिंगल पार्टिकल है और वो एक सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव कर रहा है, तब उस केस में विरियल थ्योरम किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या रहेगा आज का हमारा टॉपिक रह गया, और टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम समझ में आ गया तो रोज के फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या? विरियल थ्योरम। ओके, ना कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है और उस सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। कुछ इस तरह से मान लिया, लेट अस कंसीडर वी हैव ए सिस्टम having n number of particle as you can see in this board। अब ये पार्टिकल कहाँ पर है, इनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया। लेट अस से दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब इस सिस्टम में मैंने कोई भी एक पार्टिकल चूज कर लिया, लेट अस से दिस पार्टिकल, एंड दिस पार्टिकल इज माई ith पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है ये? ith पार्टिकल है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? n है, ऐसा मैंने बोल दिया। अब इस ith पार्टिकल की पोजीशन कहां पर होगी ये दिखाने के लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर r ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट अस से दिस पोजीशन वेक्टर ri इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ith पार्टिकल। अब मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूं कि जो ith पार्टिकल है इसका मास कितना है? mi है, और अज्यूम कर लिया इसका कुछ मोमेंटम है, वो मेरे पास क्या है? pi है। पी मेरे पास क्या है? मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। और एम आई क्या है? एम है ये मेरे पास क्या? मास ऑफ ith पार्टिकल। दूसरा, अगर इसमें कुछ फोर्स लग रहा है, लेट अस से दिस एक्सटर्नल फोर्स इज एफ आई मेरे पास क्या है? एफ आई वेक्टर, और यहां भी क्या आएगा? वेक्टर आएगा। फोर्स ऑन ith पार्टिकल, और जो आर आई वेक्टर है ये मेरे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल। ये बात समझ में आ गई? ये डेटा हमें दिया हुआ है। नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ वी ऑल नो दैट कि दिस फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल Fi will be equal to dpi over dt। ये तो होता है, ये हमारे पास क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, या बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ है। एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ दिस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ith पार्टिकल इज इक्वल टू dpi ओवर कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। इसी को मैं सॉरी सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? दिस Fi वेक्टर इज इक्वल टू pi डॉट, और ऊपर क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा। और डॉट किसको दिखा रहा है? इस टाइम डेरिवेटिव को दिखा रहा है। क्लियर है इतनी बात? नाउ सेट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ अब यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? लेट मी डिफाइन ए क्वांटिटी लैम्डा। मैंने क्या कर ली? एक क्वांटिटी लैम्डा डिफाइन करी, एंड दिस लैम्डा इज इक्वल टू पी आई डॉट आर आई। बताओ जो ये लैम्डा क्वांटिटी होगी ये स्केलर होगी या वेक्टर होगी? साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये क्वांटिटी भी कैसी होगी? स्केलर होगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या आएगा? इस तरह से एक समेशन का साइन आएगा, एंड दिस समेशन ओवर आई। ठीक है, यानी ith पार्टिकल के लिए है। अगर मैं पहले पार्टिकल के लिए होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? P1 डॉट R1 वेक्टर, फिर प्लस कितना आ जाएगा? ये P2 डॉट, और कितना आ जाएगा? R2 वेक्टर, फिर प्लस डेडेस, मैंने बोला है n पार्टिकल है तो कितना आ जाएगा? ये Pn कैपिटल N, और डॉट ये कितना आ गया? Rn वेक्टर। यानी ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर है बात? तो मैंने एक क्वांटिटी डिफाइन करी, क्या? लैम्डा। नाउ अब यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, लेट मी डू टाइम डेरिवेटिव ऑफ
दिस लैम्डा, यानी क्या निकालना चाह रहा हूँ मैं, डी लैम्डा बाई डी टी निकालना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर सब्र करो, अभी समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। ओके, सिंपल हम मैथमेटिकल टर्म यूज़ कर रहे हैं, और सॉरी मैथमेटिकल स्टेप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और होगा क्या, इस टाइप के मैथमेटिकल स्टेप का यूज करते हुए अंत में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूले तक पहुंचेंगे, बोलते हैं एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब वो कंक्लूजन क्या होगा, उसके लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास डी लैम्डा ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ समेशन ओवर आई, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर पी आई डॉट आर आई वेक्टर। ठीक है, सॉरी पी आई डॉट आर आई। अब यहाँ पर सिंपल कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये समेशन ओवर आई एंड ब्रैकेट, दिस इज पी आई एंड वेक्टर डॉट, ये कितना आ गया यहाँ पर आर आई वेक्टर डी आर आई ओवर डी टी, फिर क्या आएगा प्लस। अब सेकेंड फंक्शन ऐसे रहेगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो कितना आ जाएगा ये डी पी आई ओवर डी टी एंड डॉट, यहाँ कितना आ जाएगा आर आई आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट विल बी क्लोज। ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगर यहाँ से इस समेशन को अंदर ले जाऊंगा, तो यहाँ से मेरे पास डी लैम्डा ओवर डी टी, दिस विल बी इक्वल टू समेशन ओवर आई, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। जब इसके साथ करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास कितना पी आई वेक्टर डॉट, ये मेरे पास क्या देखो डी आर आई ओवर डी टी है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आई वेक्टर लिख सकता हूँ भाई। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि दिस डी आर आई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी। तो यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ। तो सिंस वी हैव कि दिस डी आर आई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी आई, यानी वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। ठीक सॉरी, फिर कौन सा आएगा यहाँ पर प्लस का साइन, ये वाला। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा समेशन ओवर आई, दिस डी पी आई ओवर डी टी, डी पी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ आई। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिस टर्म, दिस सेकेंड टर्म ऑल्सो मॉडिफाई एज समेशन एफ आई वेक्टर डॉट, कितना आ गया यहाँ पर आर आई वेक्टर आ गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। लेट मी डू सम अदर मैथमेटिकल, देखो क्या कर सकता हूं मैं, यहां से इस पी आई को क्या लिख सकता हूं, सिंस वी नो कि दिस पी आई विल बी इक्वल टू एम वी आई वेक्टर, होता है नहीं होता, आंसर हाजी होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा समेशन ओवर आई ब्रैकेट एम वी आई डॉट, दिस इज वी आई एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, और प्लस कितना आ गया ये समेशन ओवर आई एंड दिस वन इज एफ आई डॉट आर आई, सॉरी देखो वी आई डॉट वी आई क्या हो जाएगा वी आई स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी टी विल बी इक्वल टू समेशन, एक चीज़ और, ये एम आई होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज मास ऑफ ith पार्टिकल। तो कितना आएगा एम आई आएगा, तो समय समेशन ओवर आई, दिस इज एम आई, और ये कितना आ गया वी आई का होल स्क्वायर एंड प्लस का समेशन ओवर आई एंड दिस इज एफ आई वेक्टर डॉट, कितना आ जाएगा ये आर आई वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, ओके। तो अगेन डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, एक काम कर रहा हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस टर्म में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 यानी स्केलर, अगर वो स्केलर है तो उसको मैं इस समेशन के अंदर ले जा सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 2 इंटू समेशन ओवर आई, दिस इज हाफ ऑफ एम आई वी आई का स्क्वायर, ये आ गया, और प्लस इसको ऐसे रहने दिया मैंने समेशन ओवर आई, दिस वन इज एफ आई डॉट, ये मेरे पास कितना आ गया आर आई आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो, ये क्या है मेरे पास, पहले तो इसको देखो अंदर वाले को, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल। तो देखो कितना हो जाएगा डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू समेशन ओवर आई, और ये कितना आ जाएगा टी आई, एंड हियर दिस टी आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम आई वी आई का स्क्वायर, यानी ith पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इतनी है, हाफ ऑफ एम आई वी आई स्क्वायर, जो कि है भी, ठीक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज अगेन समेशन ओवर आई, ये कितना आ जाएगा मेरे पास एफ आई
डॉट आर आई वेक्टर। ठीक है, अगर मैं सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को, दिस इज समेशन ओवर नंबर ऑफ पार्टिकल, तो अगर मैं समेशन ओवर आई टी आई लिखूंगा तो सारे पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाएगी, तो क्या निकल के आ जाएगी, इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, यानी क्या निकल के आ जाएगा, ये डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी, जहां पर कैपिटल टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है। ठीक, एंड प्लस कितना आ गया, ये इंटीग्रेशन ओवर आई एंड दिस इज एफ आई डॉट आर आई वेक्टर। नाउ शेड इज सम इक्वेशन नंबर 1 हो गया था, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब एक काम करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 2 का टाइम एवरेज निकालेंगे। ध्यान सुनना बात को, क्या निकालेंगे, टाइम एवरेज। ठीक, अब टाइम एवरेज कैसे निकालते हैं अभी देखते हैं, तो इसके लिए मुझे ये चीजें मिटानी पड़ेंगी इधर की। Now find time average of इक्वेशन, या ऐसे बोल सकते हैं ऑफ डी लैम्डा बाई डी टी फॉर टाइम इंटरवल टाउ। ठीक है, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को टी से दिखा दिया, तो टाइम इंटरवल को से दिखा दिया मैंने, टाउ से दिखा दिया। ठीक है, इस टाइम इंटरवल टाउ के लिए मुझे क्या करना है, इसका यानी डी लैम्डा बाई डी टी का टाइम एवरेज निकालना है। तो टाइम एवरेज डी लैम्डा बाई डी टी का टाइम एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ डी लैम्डा, सॉरी समेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी लैम्डा बाई डी टी ओवर टी, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी, और ये कहाँ से कहाँ होगा, दिस इज 0 टू टाउ, अगेन दिस इज अगेन 0 से टाउ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये तो किसका हुआ, इस लेफ्ट हैंड साइड का। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 2t का टाइम एवरेज, और प्लस कितना आ जाएगा उस समेशन वाले का टाइम एवरेज। तो दिस इज इंटीग्रेशन, सॉरी समेशन ओवर आई, एंड दिस इज एफ आई डॉट आर आई वेक्टर का टाइम एवरेज। ठीक है, ये बार किसको दिखाता है, एवरेज को दिखाता है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। ओके ना, अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो सिर्फ टाउ हो जाएगा। ऊपर देखो, देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, वैसे ऐसे कैंसिल नहीं करते मैथमेटिक्स में हम, लेकिन फिजिक्स वालों को इतनी अनुमति तो होती है, वो क्या बोलते हैं, जुप जुप कैंसिल। तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर नीचे तो कितना बचा 1/टाउ, और ऊपर कितना बच गया 0 से टाउ, एंड दिस इज डी लैम्डा, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी का एवरेज प्लस समेशन ओवर आई, एंड दिस इज एफ आई डॉट क्या आ जाएगा आर आई, और दिस इज अवर एवरेज। ठीक, नाउ अब करो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व, कितना हो जाएगा ये अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो दिस इज 1/टाउ, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर लैम्डा, एंड फिर अगेन दिस इज 0 से टाउ, एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी का एवरेज, एंड दिस इज अगेन समेशन ओवर आई, एंड दिस इज एफ आई डॉट आर आई, एंड इसका एवरेज। ये कितना आ जाएगा, देखो 1/टाउ, दिस इज टाउ, सॉरी लैम्डा एट टी इक्वल टू टाउ माइनस लैम्डा एट टी इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू 2t का एवरेज, एंड प्लस कितना आ गया ये समेशन ओवर आई, एंड दिस वन इज एफ आई डॉट आर आई, इस पूरे का एवरेज। ऐसा कुछ हुआ। नाउ सेट सम इक्वेशन नंबर, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। नाउ अब मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात करने को जा रहा हूँ, ध्यान समझना। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा मोशन कैसा है, पीरियोडिक है। फॉर पीरियोडिक मोशन, फॉर पीरियोडिक मोशन having period of time tau, period of time tau। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मोशन कैसा है, पीरियोडिक है, और जो टाइम पीरियड है उसका, उसकी वैल्यू कितनी है, टाउ है। हम सब जानते हैं कि अगर टाउ टाइम पीरियड है तो टाउ टाइम के बाद ये फंक्शन लैम्डा अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा।
यानी इस टाउ की जो वैल्यू एट टी टाइम 0 पर होगी वही कहाँ पर होगी, t इक्वल टू टाउ पर होगी, क्योंकि वो क्या करेगा, अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, क्योंकि मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन का मतलब ही ये होता है कि जब कोई मोशन अपनी वैल्यू को या फिर जिस फंक्शन से उस मोशन को हम दिखा रहे हैं वो फंक्शन अपनी वैल्यू को क्या करेगा, एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करेगा। जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक टाइप का पीरियोडिक फंक्शन है या बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो सेम केस यहाँ पर भी होगा। अगर हमने ये केस अज्यूम किया तो इसका मतलब लैम्डा एट टाउ इज इक्वल टू लैम्डा एट 0 एंड दिस शो दैट कि लैम्डा टाउ माइनस लैम्डा 0 इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकम 0, तो यहाँ से मेरे पास 0 इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ टी का एवरेज एंड प्लस समेशन ओवर आई एंड दिस इज एफ आई वेक्टर डॉट दिस इज आर आई वेक्टर, ऐसा कुछ आ गया यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, 2t का एवरेज निकालूँ, तो 2t का एवरेज दिस विल बी इक्वल टू माइनस का समेशन ओवर आई एंड दिस इज एफ आई डॉट आर आई वेक्टर। थोड़ा सा को सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 एंड दिस इज समेशन ओवर आई एंड दिस इज एफ आई डॉट आर आई। ये क्या निकला मेरे पास, ये जो फॉर्मूला निकल के आया ना, ये एक्सप्रेशन निकल के आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, विरियल थ्योरम बोलते हैं। तो दिस इज अवर विरियल थ्योरम एंड दिस विरियल थ्योरम टेल अस कि टाइम जो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज होता है वो किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ एफ आई डॉट आर आई का 1/2 टाइम होता है, वो भी विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद करेंगे, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही याद करेंगे कि जो टाइम जो एवरेज होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम एवरेज होता है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो कैसा केस था, एक इन जनरल था, एक जनरल केस था। और एक बात ध्यान देना, मैंने ये किसके लिए डिफाइन किया है, पीरियोडिक मोशन के लिए डिफाइन किया है। लेकिन अगर सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो तब इस लैम्डा टाउ और लैम्डा 0 की वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज होगी, और उस केस में मैं इस टर्म को अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिजल्ट यहां पर आ रखा है दिस इज फॉर पीरियोडिक मोशन, बट इट गिव्स ए वेरी गुड रिजल्ट ऑल्सो फॉर नॉन पीरियोडिक मोशन। यानी विरियल थ्योरम में जो ये एक्सप्रेशन निकल के आ रखा है ये पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों टाइप के मोशन के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, विथ ए गुड अप्रोक्सीमेशन, अंडर ए गुड अप्रोक्सीमेशन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो फॉर नॉन पीरियोडिक मोशन। क्लियर है इतनी बात? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है हम क्या करते हैं, एक स्पेशल केस की बात करते हैं एंड दैट स्पेशल केस इज रिलेटेड टू सेंट्रल फोर्स। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कोई एक पार्टिकल है वो सेंट्रल फोर्स के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से। कैसे, अज्यूम कर लो कि एक पार्टिकल है वो इस पाथ में मूव कर रहा है अंडर सम सेंट्रल फोर्स, और ये जो मेरे पास सेंटर है ये एक फिक्स सेंटर है, या बोलते हैं जिस सेंटर की ओर या जिस सेंटर के अलोंग, जिस सेंटर से ये लाइन जा रही है इसके अलोंग मेरा फोर्स लग रहा है एंड दिस इज अवर सेंटर ऑफ फोर्स एंड पार्टिकल इज मूविंग इन दिस वे, और सिंगल पार्टिकल है और लेटर से इसका मास कितना है, m है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी बोल दी मैं इसकी, r बोल दी। तो अगर मैं इसके लिए डिफाइन करूंगा तो t एवरेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब सिंगल है तो समेशन हट जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा ये f डॉट क्या आ जाएगा, r i आ जाएगा। ठीक, नाउ सेड हमें क्वेश्चन नंबर, देखो इसको एक क्वेश्चन नंबर 4 बोल दो आप, और ये क्या हो जाएगा मेरा एक क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। हमने एक चीज डिस्कस कर रखी है, इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्स दिस f इज माइनस का dv डिवाइडेड बाई dr एंड इन आर कैप डायरेक्शन, और जो r वेक्टर होता है वो भी किसका होता है, r इंटू आर कैप के बराबर होता है। तो इन दोनों की वैल्यू उठाओ, इधर पुट कर दो, ऑब्वियसली बात है ये एवरेज आएगा ऊपर से। हाँ, मैं एक चीज लगाना भूल गया इधर, दिस इज एवरेज, सॉरी फॉर दिस इज एवरेज, ये सब जगह एवरेज आएगा यहाँ। ओके, बिकॉज विदाउट एवरेज कोई मतलब ही नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ से मेरे पास टाइम, सॉरी
काइनेटिक एनर्जी का एवरेज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 1/2, और ये वैल्यू पुट का माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज dv ओवर dr इंटू आर कैप डॉट दिस आर कैप इस पूरे का एवरेज। देखो आर कैप 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास t इक्वल टू कितना आ गया, t का एवरेज इक्वल टू दिस इज dv डिवाइडेड बाई dr और इनटू r और इस पूरे का एवरेज। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 6। अगर मैं ये बोलूँ कि v इज ए फंक्शन ऑफ a r की पावर n+1, ठीक है, v इस तरह से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, v इज ए फंक्शन ऑफ a r की पावर n+1, इस टाइप का फंक्शन है पोटेंशियल मेरा। ओके, अगर इस टाइप का फंक्शन है तो इसके लिए मेरे पास अगर मैं dv ओवर dt निकालूंगा, सॉरी dr निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा, ये dv ओवर dr इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, a इंटू n+1, और r के पावर कितना बचेगा, ये n बच जाएगा, r के पावर कितना बच जाएगा, n बच जाएगा ना, बच जाएगा भाई। तो ठीक है, फिर तो ये वैल्यू यहाँ से उठाए कहाँ पुट कर देंगे, हम इधर पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, देखो ये आ गया मेरे पास t का एवरेज इक्वल टू 1/2, दिस इज a इंटू n+1 इंटू आर की पावर 1, सॉरी आर की पावर n इंटू आर और इस पूरे का एवरेज। तो t एवरेज इक्वल टू 1/2 आया ये, और यहाँ n+1 को ऐसे लिख दो, और ये कितना आ गया, a r की पावर, देखो यहाँ n है, ये वहाँ है 1 है, तो n+1 और इस पूरे का एवरेज। अब ध्यान समझना बात को, ये a इंटू आर की पावर n+1 क्या है, v के बराबर है, तो यहाँ से मेरे पास t का एवरेज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2, और इनटू में इस वजह लिखता हूँ मैं v लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये v का एवरेज आ जाएगा। एंड दिस इज द वेल नोन विरियल थ्योरम फॉर सेंट्रल फोर्स। तो इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्स जो विरियल थ्योरम है वो इस तरह से क्या हो जाती है, डिफाइन हो जाती है, यानी एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n+1/2 टाइम्स ऑफ एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो यहाँ से कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी r की पावर 3 पर डिपेंड कर रही है, या फिर बोलते हैं r की पावर 1 पर डिपेंड कर रही है, बताओ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होगा। देखो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखोगे आप, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, v इक्वल टू, इसको मैं, ये 1 है, इसको n+1 के टर्म में लिखना, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखो -1 लिखो यहाँ पहले, तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 + 1 लिख सकता हूँ, यानी इस केस के लिए n इक्वल टू कितना है, -2 है, तो यहाँ से मेरे पास t का एवरेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी एवरेज, तो t एवरेज इक्वल टू -1/2 ऑफ वी एवरेज। पता है ऐसा कब निकल के आता है, सेंट्रल फोर्स के केस में निकल के आता है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं, देखो इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्स, सॉरी सेंट्रल फोर्स बोल रहा हूँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ के केस में, इनवर्स स्क्वायर लॉ के केस में मेरे पास f इक्वल टू क्या होता है, 1/r की पावर 2 होता है, यानी f इन k/r की पावर 2 होता है। अगर मैं पोटेंशियल फाइंड करूंगा तो कितना आता है, वो k/r आता है विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये पता है ना आपको, अगर ये ऐसा आता है अट्रैक्टिव तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू माइनस का k r की पावर -1, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का k r की पावर -2 + 1। अब कंपेयर कर दो इन दोनों को, तो n की जो कितना है -2 है। तो इन केस ऑफ इनवर्स स्क्वायर फोर्स लॉ द रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज दिस, ये रिलेशन होता है भाई, और बहुत बार ये रिलेशन पूछा गया है कि t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एवरेज ऑफ t इक्वल टू -1/2 टाइम ऑफ एवरेज ऑफ v। तो इसे हम क्या कर देंगे, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। एंड ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको, किधर बात, ठीक है। और यहाँ पर n+1 आ रखा है, ध्यान देना ये कब है n+1, जब यहाँ पर v इक्वल टू a r की पावर n+1 है, तब ये आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोचना, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होगा ना, कैसा, अगर ये न लिख के कैसा लिखा हो,
v इक्वल टू ए आर की पावर n लिखा हो, तो पहले इस चीज़ को मुझे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इसके लिए मुझे यहाँ से अलग से फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, तब यहाँ पर अलग बन जाएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब है? जब ये है। अगर ऐसा हो तो अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अगर मेरा पोटेंशियल वी ए आर की पावर n पर डिपेंड कर रहा हो, देखो तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार करके देख लेते हैं। बस फॉर्मूले में चेंज आएगा, होगा वही वो, बात एक ही हुई, लेकिन फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? नीचे चेंज आ जाएगा। तो एक बार ऐसे क्या निकालो, डी वी ओवर डी आर निकालो, तो कितना आ जाएगा? ये ए एन आर की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास t का एवरेज क्या होता है? दिस इज 1/2 और v का एवरेज यानी इस पूरे का एवरेज ए एन आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर, इस पूरे का एवरेज। तो t एवरेज इज इक्वल टू दिस इज n/2 एंड दिस इज a। देखो ये 1 है, ये +1 है, -1 है, तो कट जाएगा। कितना बचेगा? r की पावर n का एवरेज। और r की पावर n का एवरेज यानी किसका एवरेज? v का एवरेज, यानी इस पूरे का एवरेज यानी इस v का एवरेज। तो कितना आ गया है? n/2 एंड दिस इज v एवरेज। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जो यहाँ पर r की पावर में होता है वो सिंपल यहाँ पर 2 के ऊपर बैठ के आ जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, तो आपको ध्यान देना है फोर्स लॉ क्या दिया है और या फिर पोटेंशियल क्या दिया है, ठीक है। इसके लिए फोर्स लॉ क्या हो जाएगा? इसके लिए फोर्स लॉ F इक्वल हो जाएगा क्या? ए आर की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फोर्स लॉ क्या हो जाएगा फिर इस वाले पोटेंशियल के लिए? अगर मेरे पास v इक्वल टू ए आर की पावर n है, तो इस पोटेंशियल के लिए फोर्स लॉ हो जाएगा मेरे पास, बताओ, एक पावर कम हो जाती है। देखो निकाल सकते हैं ना, में से क्या होता है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन कर देंगे। डी एफ इक्वल टू क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1। अगर फोर्स लॉ ये दिया है तो t और v के बीच रिलेशन होगा। अगर फोर्स लॉ ये दिया है तो t और v के बीच ये रिलेशन होगा, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे। अब आने वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में नहीं कर रहे। फिर उसके बाद हम जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग अंडर सेंट्रल फोर्स, उसको डिस्कस करेंगे, फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग, और फिर इसी के साथ हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का, एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स का मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अपने नेक्स्ट बुक की ओर चलेंगे, देखते हैं वो बुक कौन सी होगी। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।